ओके, गुड इवनिंग सर सबको एक बार फिर से। चलो सर, हम लोग फिर से क्या पढ़ेंगे? इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का एक डिस्कशन चल रहा था, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट का जो डिस्कशन चल रहा है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा सर कि इन आवर लास्ट क्लास हम लोगों ने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में पढ़ा था, याद है? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। हेलो, याद आ रहा है क्या? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस, जिसको हम लोग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के नाम से भी समझे थे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया था जिसमें एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। हाँ सर, याद आ रहा है? काजल, राजू बोल, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, क्या बोले? यस। यस सर, ठीक है, चलो ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कशंस कर लेते हैं प्रोडक्शंस के रिलेटेड। कुछ बचा कुचा कॉन्सेप्ट था प्रोडक्शन रिलेटेड, उसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट एरिया है उसको एक बार बात कर लेते हैं। तो ठीक है, ACMC मतलब एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, इसका रिलेशनशिप हम लोगों ने देख लिया था सर, ठीक है, हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, फिर जो बाकी कॉन्सेप्ट है उस पर एक बार डिस्कशंस कर लेते हैं सर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या होगा आज पढ़ाई? आज पढ़ाई होगा सर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शंस का जो ड्यू एरिया है, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। स्क्रीन शेयर है रे सबके साथ? यस यस सर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शंस में हम लोगों ने लास्ट क्लास, ये देखो सर, ये एरिया हम लोग कवर कर चुके थे। ये जो ग्राफ है, याद आ रहा है सर? ये कार्व, हाँ, सैचुरेशन पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन, हाँ, इन्फ्लेशन नहीं, सॉरी सर, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्फ्लेक्शन, हाँ, मतलब इन्फ्लेक्स, जहाँ पर वो टर्न ले रहा है, इन्फ्लेशन नहीं बोलते हैं, इन्फ्लेक्शन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये इसका मतलब एक न्यू मोड लेता है सर, ठीक है, इन्फ्लेक्ट, इन्फ्लेक्शन, ओके। अच्छा, फिर हम लोग सैचुरेशन पॉइंट, टोटल प्रोडक्शंस, मार्जिनल प्रोडक्शंस, एवरेज प्रोडक्शंस का रिलेशनशिप, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, हर जगह में क्या क्या हुआ था ये भी देखा था हम लोगों ने, ठीक है। चलो, तो ये तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का कॉन्सेप्ट था, जिसको हम लोग किसी भी बिजनेस का दो तरह का कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड सेकेंड वन इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस का दूसरा नाम क्या है सर? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शंस का दूसरा नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस, एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शंस का दूसरा नाम है लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। तो ये लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल जो आज का मेन डिस्कशंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं सर, ये बेसिकली लॉ ऑफ रिटर्न कब होता है? लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन में होता है। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट है, मतलब एक बिजनेस शॉर्ट रन में भी चलते हैं, लॉन्ग रन में भी चलते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट रन का बात करूं तो शॉर्ट रन बेसिकली डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। बहुत लार्ज कैपिटल बिजनेस हो, मतलब लाइक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, तो मे बी 5 ईयर्स शॉर्ट रन हो सकता है, ठीक है। जिस बिजनेस का लाइफ टाइम 50 ईयर्स, 100 ईयर्स हो, उसके लिए 5 साल शॉर्ट रन होगा। लॉन्ग रन मतलब मोर देन 5 ईयर इन दैट केस। बट कुछ बिजनेस ऐसे भी इन जनरल अगर देखा जाए लेस देन 1 ईयर, इन जनरल अगर देखा जाए लेस देन 1 ईयर, ओके, लेस देन 1 ईयर होगा तो शॉर्ट रन, एंड ग्रेटर देन 1 ईयर होगा तो लॉन्ग रन। ये बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है सर, किस बिजनेस के लिए किसको शॉर्ट रन मानेंगे और किसको लॉन्ग रन मानेंगे। से फॉर एग्जांपल अगर आप फुचका स्टॉल लगाते हो तो आपके लिए लॉन्ग रन क्या 1 साल होगा या 5 साल होगा? हाँ सर, अगर आप एक फुचका बिजनेस चालू करना चाहते हो, फुचका जानते हो ना, पानी पूरी का बिजनेस, पानी पूरी, फिर कोई बोलते हैं इसको सर गोलगप्पे, हाँ, गोलगप्पा, फुचका, पानी पूरी, इसका बिजनेस चालू करोगे तो क्या 1 साल या 5 साल लगेगा लॉन्ग रन पे या शॉर्ट रन पे? कितना दिन होना चाहिए एक फुचका दुकान को प्रॉपरली रन होने में? 6 मंथ्स एनफ है ना? हाँ सर, 6 मंथ्स एनफ है। 6 महीने से अगर एक फुचका वाला एक जगह में बैठता है ना, तो उसका शॉर्ट रन कॉन्सेप्ट फुलफिल हो जाता है और फिर धीरे धीरे उसका लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट चालू हो जाता है। तो इट्स डिपेंड ऑन द बिजनेस कैरेक्टर्स एंड बिजनेस साइज, ठीक है। कि लेकिन अगर मानो कि रिलायंस जैसा कोई बड़ा अगर फैक्ट्री का बात करें या अदानी जैसा कोई बड़ा बिजनेस का बात करें, ठीक है, इनके लिए लॉन्ग रन ऑब्वियसली मोर देन 5 ईयर्स तक जा सकता है, मोर देन 5 ईयर्स तक जा सकता है। से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको रिलायंस का जो जामनगर फैक्ट्री वाला ही बात करूँ, ठीक है, रिलायंस
जस्ट एग्जाम्पल के लिए जामनगर फैक्ट्री 33 किलोमीटर के एरिया पे बना हुआ है जामनगर, ठीक है, ऐसे इतना बड़ा, इसका इतना बड़ा बिजनेस का क्या शॉर्ट रन 1 साल होगा सर? क्या लगता है? ऐसा बड़ा बिजनेस का शॉर्ट रन 1 साल होगा या कम से कम 5 साल टाइम देना पड़ता है ना ऐसे बिजनेस को, Yes, sir. है ना? आप समझ रहे हो ना कि क्यों मैं 5 साल 1 साल के बीच में बात कर रहा हूँ सर? मतलब आप लोग पढ़ के, मतलब अभी आप लोग पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो अपना, तो आपको लगता है कि ठीक है सर ने बोला था क्लास में कि 1 साल शॉर्ट रन होता है, 1 ईयर से ज्यादा होगा तो लॉन्ग रन होता है। जब आप रियलिटी में जाओगे, जब आप एक्चुअली बिजनेस फील्ड में एंटर लोगे, तब आपको आपको लगेगा कि भाई सर तो बोला था 1 साल, लेकिन यहाँ तो देख रहे 5 साल भी कम पड़ रहा है। सर वही बात कर रहे हैं ना, कॉमन सेंस लगाना, बिजनेस टू बिजनेस। फुचका स्टॉल के लिए कॉन्सेप्ट अलग, जामनगर वाला फैक्ट्री के लिए कॉन्सेप्ट अलग, और नॉर्मल कोई नॉर्मल कपड़ा दुकान हो, कोई भी नॉर्मल बिजनेस जो आता है सर, इसके लिए कॉन्सेप्ट अलग हो सकता है। तो इट्स डिपेंड ऑन बिजनेस टू बिजनेस, तो किसके लिए शॉर्ट रन क्या होगा, लॉन्ग रन क्या होगा। लेकिन एक कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को थोड़ा सा मैं याद दिलाऊं कि शॉर्ट रन में याद है सर, एटलीस्ट एक फैक्टर फिक्स रहता है। हाँ, प्रोडक्शंस का कितना फैक्टर्स होते हैं सर? कौन बताएगा? प्रोडक्शन फंक्शंस किस पे डिपेंड करता है? फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन लैंड पे, Labor, लेबर पे, capital, कैपिटल पे, और entrepreneur. एंटरप्रेन्योरशिप पे। थैंक यू सर। तो ये कोई भी बिजनेस दुनिया में, दुनिया भर में कहीं पर भी बिजनेस बना लो सर, ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ना, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रहेगा ही रहेगा, ठीक है? इसके बिना तो दुनिया अधूरा है सर। इसके बिना क्या जीना यारो, इसके बिना क्या मरना। समझ में आ रहा है ना सर? इसके बिना क्या जीना यारो, इसके बिना क्या मरना। मतलब ये वो वाला इश्क नहीं है सर, ये इसके बिना, हाँ, मतलब लैंड के बिना, लेबर के बिना, कैपिटल के बिना, आई होप यू अंडरस्टैंड, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बिना, इसके बिना बिजनेस करना नामुमकिन है। अब कॉन्सेप्ट बोलता है कि अगर बिजनेस शॉर्ट रन का है, अगर बिजनेस शॉर्ट रन का है, तो एक फैक्टर को फिक्स करे। कौन सा फैक्टर को फिक्स करना ज्यादा अच्छा रहेगा? हाँ सर, लैंड का रेंट को फिक्स कर सकते हैं, लेबर का वेजेस को फिक्स कर सकते हैं, हाँ, या कैपिटल का इंटरेस्ट भी फिक्स हो सकता है। एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट फिक्स करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? लैंड का रेंट फिक्स हो सकता है, या लेबर का वेजेस फिक्स हो सकता है। तो शॉर्ट रन में एटलीस्ट कम से कम एक फैक्टर को फिक्स रखना पड़ेगा, बाकी को वेरिएबल आप कर सकते हो, ठीक है? कैपिटल को फिक्स कर देंगे मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज बिजनेस का रोल ओवर होना चाहिए। पूंजी क्या होता है? कैपिटल मतलब बिजनेस का पूंजी, जिसको डाल के बिजनेस, मतलब अगर बिजनेस में कैपिटल इंक्लूड करते हो और डालते हो और डालते हो तो बिजनेस आगे बढ़ता है। तो इसको फिक्स नहीं करना चाहिए। और एंटरप्रेन्योरशिप अपना दिमाग और रिस्क लेना कम कर देगा, मुश्किल हो जाएगा। क्या वो बोलेगा नहीं अगला 1 साल तक मैं कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्किल नहीं लगाऊंगा? मुश्किल हो जाएगा। आप लोगों को मैं कभी ये बोला सर, वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में डिस्कस किया कभी आप लोगों के साथ? हाँ सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कभी नहीं किए सर? किसी दूसरे क्लास में किए होंगे फिर, नहीं किया क्या? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में डिस्कशन? একবার I think করেছি। ठीक है सर, मैं एक बार याद दिलाता हूँ आपको सर्कुलर फ्लो के बारे में, ठीक है? बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, याद रखना सर। साइनी, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक बार समझो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बिजनेस इकोनॉमी का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ना, मतलब बेसिकली ये 3 तरह का हो सकता है। कितना तरीका का हो सकता है? 3 तरीके का। कैसे सर? 2 सेक्टर मॉडल, ध्यान से सुन लो। ऐसे ये डायरेक्ट प्रोडक्शन के साथ कनेक्टेड तो नहीं है, बट ये चैप्टर का बात नहीं, ये पूरा इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है एग्जाम में, ठीक है? 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, एंड ये बिजनेस साइकिल का एक चैप्टर आता है, ठीक है? उसके अंदर या नेशनल इनकम के चैप्टर के अंदर इसको नॉर्मली बोला जाता है। तो 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल एंड 4 सेक्टर मॉडल। तो बेसिकली देयर आर 4 तरह का मॉडल हो सकता है। मैं आप लोगों के साथ करेंटली 4 सेक्टर मॉडल पे ही बात करूंगा, लेकिन एक मतलब हर एक मॉडल को टच करते हुए जाऊंगा। तो आप लोग ध्यान से बात को सुनिएगा, ठीक है? 3 मिनट का डिस्कशन है, 3 से 4 मिनट, लेकिन कॉन्सेप्ट को प्लीज एक बार ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमी सर्कुलर फ्लो पे चलता है। इकोनॉमी किस पे चलता है सर? सर्कुलर फ्लो पे चलता है, ठीक है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर सीए इंटर में आओगे, ठीक है,
तब भी पढ़ना पड़ेगा। अब बाद में कोई इकोनॉमिक्स में आगे जाएगा हो तब भी पढ़ना पड़ेगा। मतलब ये इतना वाइटल कॉन्सेप्ट माना जाता है। बाकी एंट्रांस में लाइक सीएस एंट्रांस में, सीए फाउंडेशंस में भी इसके बारे में काफ़ी पॉपुलर सवाल पूछा जाता है। सर्कुलर फ्लो, ठीक है, सीएमए में भी ऑल्सो। सर्कुलर फ्लो में क्या होता है कि मैं आपको बोला ना कितना मॉडल है सर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, ठीक है। तो मैं आपको अभी पूरा एक एक मॉडल ही बताता हूँ, तो ध्यान से 2 सेकंड सुनो। अरे भाई इतना बड़ा बड़ा आ जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। चलो सर नॉर्मल हाथ में करते हैं। ये सर हाउस होल्ड है, क्या है, हाउस होल्ड, घर, ठीक है, लोगों का घर। हाउस होल्ड में कौन रहते हैं, फैमिलीज रहते हैं, ठीक है, छोटा है इसलिए। ये फैक्ट्री है या फार्म है, क्या बोलोगे सर इसको, फैक्ट्री और फार्म। आज आपको एक बहुत अच्छा सीख मिलेगा। पैसा किसी का नहीं होता, इसका पता चलेगा। सर क्या बोल रहे हो, पैसा किसी का नहीं होता, नहीं सर। मतलब सर मेरे पॉकेट में जो पैसा है मेरा नहीं है, नहीं सर। सर आपके पॉकेट में जो पैसा है वो आपका नहीं है, नहीं है सर। पैसा दूसरे के लिए होता है, पैसा अपने लिए नहीं होता। सर इकोनॉमिक्स इसका बहुत अच्छा एक सीख देता है कि पैसा किसी का नहीं होता। अच्छा, हाउस होल्ड है, फैक्ट्री या फार्म है या कंपनी, जो भी बोलो। अच्छा, बीच में किसको लाएंगे, बीच में ना सर गवर्नमेंट को ला दो। किसको, गवर्नमेंट को ला दो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जो गवर्नमेंट आपको पसंद है उसी को आप यहाँ पर लिख दो, गवर्नमेंट। सर और कौन आएगा, सर और एक जन आएगा। इसको हम लोग समुंदर पार करके जाते हैं नॉर्मली। तो ये हो गया सर फॉरेन कंट्री, ठीक है, फॉरेन कंट्री। इनके साथ क्या होता है सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो बेसिकली इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स इसलिए हो गया। पहले पहले 2 सेक्टर्स भी कौन होता था, हाउस होल्ड होता था और फार्म होता था, हाउस होल्ड होता था और फार्म होता था। प्लीज ध्यान से सुन लेना, मैं फिर से लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में जाऊंगा, बट मुझे लगा कि सर्कुलर फ्लो एक बार आपसे डिस्कशन कर लेना चाहिए। क्यों बोलो तो, बिकॉज ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए बात कर रहे हैं ना सर, इसका ना बहुत एक बड़ा मतलब इसमें ना मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर इनकम, फैक्टर कॉस्ट सब कवर करने वाला हूँ, जो आप लोगों को मैं ये वाला कॉन्सेप्ट समझाने से ही आपको कवर कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं आपको फैक्टर इनकम, फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक बार में डील कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट भी एकदम बैठ जाए चुपचाप। अच्छा देखो, हाउस होल्ड फैक्ट्री को कुछ प्रोवाइड करता है, बदले में फैक्ट्री भी हाउस होल्ड को कुछ प्रोवाइड करते हैं। फैक्ट्री फैक्ट्री हाउस होल्ड को फिर कुछ प्रोवाइड करते हैं, हाउस होल्ड फिर से फैक्ट्री को कुछ प्रोवाइड करते हैं। सर क्या, फिर से फार्म जो होता है, एक फॉरेन कंट्रीज जो है वो फैक्ट्री के साथ से कुछ कनेक्शन रखता है, फॉरेन कंट्री भी फैक्ट्री के साथ कनेक्शन रखता है। सिमिलरली हाउस होल्ड के साथ भी फॉरेन कंट्री का कनेक्शन रहता है, फॉरेन कंट्री के साथ भी हाउस होल्ड का कनेक्शन रहता है। सिमिलरली गवर्नमेंट जो है वो भी फॉरेन कंट्री के साथ कनेक्टेड होता है, फॉरेन कंट्री भी गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। सर कहाँ कहाँ कैसा कनेक्शन, सिर्फ आप एरो दे रहे हो। अच्छा, उसके साथ साथ ये अपना जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी फैक्ट्री के साथ कनेक्टेड है, मतलब इस गवर्नमेंट फैक्ट्री को कुछ देता है, फैक्ट्री भी गवर्नमेंट को कुछ देता है, और हाउस होल्ड भी गवर्नमेंट को कुछ देता है, बदले में गवर्नमेंट भी हाउस होल्ड को कुछ देता है। सर क्या देता है, सर देखो देता क्या है यही तो बताना है। अच्छा, तो क्या देगा, हाउस होल्ड फैक्ट्री को क्या देता है, लैंड देता है सर, बिजनेस करने के लिए जमीन किसी ना किसी हाउस होल्ड का ही होता है। सर लेबर देता है सर, क्योंकि लेबर भी हाउस होल्ड से ही निकल के बाहर निकलते हैं। सर कैपिटल देते होंगे, यस सर, पूंजी भी तो हाउस होल्ड का ही होता है, जो बैंक में जमा रखते हैं फिर बैंक से हाउस होल्ड जाके लेते हैं। और एंटरप्रेन्योर ये भी तो किसी माई का लाल होगा सर, माई का लाल समझते हो ना, हाँ, डू अंडरस्टैंड, माई का लाल मतलब किसी का बेटा। हाँ, हम लोग हिंदी मूवीज में डायलॉग सुनते हैं ना, है किसी कोई माई का लाल जो इसके साथ पंगा ले सके। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योर कोई माई का लाल ही होगा, चाहे अदानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, हाँ, या फिर चंद्रशेखर घोष हो। हाँ, तो फिर चंद्रशेखर घोष सर हमारा बंधन बैंक का ओनर है, बहुत दिन बाद बंगाल से कोई बंगाली बिजनेसमैन टॉप क्लास कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है। ऐसे बंगाल से बिजनेस है, संजीव गोयनका,
Harsh Neotia, they are from Bengal. Even Bidla family is also from Bengal. ITC is also from Bengal, but they are not Bengali family root नहीं है. But ये चंद्रशेखर घोष, ठीक है, बंधन बैंक जिन्होंने बनाया वो एकदम प्योर बंगाली रूट से है. और भी है, बट रिसेंट ट्रेंड में एकदम टॉप लेवल बिजनेस बनाया आफ्टर लॉट्स ऑफ टाइम. तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों चीज सर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो हाउस होल्ड फैक्ट्री को देता है, ठीक है, या फार्म को देता है. बदले में फार्म क्या पे करता है सर? बदले में फार्म जो लैंड दिया उसको क्या देगा? फटाफट बताओगे सर, जो लैंड दिया उसको क्या देगा? तो कौन किसको लैंड दिया? हाँ, लैंड हाउस होल्ड फैक्ट्री को लैंड दिया ना. हाँ हाउस होल्ड ही तो फैक्ट्री को लैंड देगा. हाँ. हाँ, अरे सर वो सिंगूर में टाटा जो फैक्ट्री लेने आया था, हाँ, तो किससे जमीन लिया था? तो सर फार्म हाउस होल्ड के ये रेंट देगा. हाँ, फार्म हाउस होल्ड को रेंट देगा, ठीक है. सिंगूर में जो टाटा फैक्ट्री बनाने के लिए आया था, ये जमीन किसका था? हाउस होल्ड का था. गवर्नमेंट इंटरमीडियरी का काम करता है. गवर्नमेंट बेसिकली क्या है? इंटरमीडियरी है. गवर्नमेंट कोई बिजनेस नहीं कर पाता एक्चुअली. गवर्नमेंट सिर्फ इंटरमीडिएट का काम करता है. ब्रोकर है एक तरह का, बड़ा ब्रोकर, एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं. बोलना नहीं चाहिए, बट एग्जैक्टली वो इंटरमीडिएट ही काम करेगा. देखिएगा, सबका अच्छा बुरा भला देखेगा, ठीक है. कभी देखता है, कभी नहीं देख पाता, वो अलग बात, बट सिचुएशंस वही है. तो बेसिकली लैंड जो हाउस होल्ड लैंड दिया फैक्ट्री को, बदले में ये क्या देगा? रेंट देगा. हाउस होल्ड लेबर दिया, बदले में क्या देगा? वेजेस या सैलरी देगा. और इसे आप लोग जानते हो इकोनॉमी में सारा का सारा वेजेस होता है. कैपिटल के बदले क्या देगा सर? इंटरेस्ट. हाउस होल्ड बैंक में कैपिटल जमा किया, उससे ही फैक्ट्रीज को लोन मिला. बैंकिंग सिस्टम कैसे चलते हैं? पब्लिक जाके जमा करते हैं पैसा, उससे बैंक कंपनीज जाके लोन लेते हैं, बदले में वो इंटरेस्ट चुकाते हैं और बैंक अपना बिजनेस करते हैं. पब्लिक का जमा राशि को दूसरे पब्लिक को जो बिजनेस करते हैं उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो कमाते हैं और वही पैसा बिजनेस पे लगता है. और एंटरप्रेन्योरशिप जो एक्चुअली हाउस होल्ड से निकल के फैक्ट्री को चलाने के लिए गया, वो बदले में क्या लेगा? जैसे कि अदानी, अंबानी, हाँ सर, वो क्या लेगा? प्रॉफिट. बात समझ में आया कि नहीं आया? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये चारों क्या है? ये चारों फैक्ट्री के लिए कॉस्ट है, लेकिन हाउस होल्ड के लिए, करेंटली हाउस होल्ड वाले के लिए इनकम है, बट फैक्ट्री के लिए देखो तो कॉस्ट है. फैक्ट्री के लिए देखो तो फैक्टर कॉस्ट. और अगर आप बाकी जो ऊपर में देखा, ये सब क्या है? ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. बदले में जो दिया कंपनी, फैक्ट्री ने जो दिया, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है. और जिनको मिला वो फैक्टर इनकम उनके लिए. कभी कंपनी सिमिलर अर्निंग करे तो कंपनी के लिए फैक्टर इनकम वो भी हो सकता है, ठीक है. अच्छा, कंपनी या फार्म या फैक्ट्री जो भी बिल्ड करेगा, लाइक गुड्स, ये गुड्स बना के ये इतना सारा मेहनत किया, गुड्स या सर्विस क्या करेगा बना के? किसको देगा? कौन खरीदेगा सर? हाउस होल्ड के लिए बनाया ना. तो ये जो भी गुड्स बनाया वो हाउस होल्ड को देगा. हाउस होल्ड क्या करेगा? बाय गुड्स और सर्विसेज. तो अल्टीमेटली जो हाउस होल्ड से निकल के पैसा, मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर फैक्ट्री में गया था. आप ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में सोचो, एक कॉन्सेप्ट में मत रहो, एग्रीगेट में सोचो, कंप्लीटनेस पे सोचो, तो समझ आ जाएगा. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर घर से निकल के फैक्ट्री में गया था. फैक्ट्री उसके बदले उनको रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया था बदले में, ठीक है. जिसके बदले जो फिर फैक्ट्री गुड्स और सर्विस बनाया, किसको दिया? हाउस होल्ड को दिया. हाउस होल्ड बाय गुड्स, ठीक है, सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज, सप्लाई गुड्स और सर्विसेज, कौन? कंपनी की तरफ से. अब बीच में आ गया फॉरेन कंट्री. फैक्ट्री फॉरेन कंट्री से क्या करता है सर? यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा या फिर फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करेगा. सिमिलरली हाउस होल्ड भी वही करेगा, एक्सपोर्ट करेगा या फिर इंपोर्ट करेगा. सिमिलर कॉन्सेप्ट ये भी लगाते हैं. गवर्नमेंट भी सेम टू सेम, एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा. इनके साथ तो यही रिलेशन है, और क्या रिलेशन है? एक्सपोर्ट करेगा, इंपोर्ट करेगा. सर गवर्नमेंट के साथ इनका रिश्ता जोड़ो. सर गवर्नमेंट ये हाउस होल्ड जो भी इनकम किया, इनकम के बदले टैक्स पे करेगा. किसको? गवर्नमेंट को. सर गवर्नमेंट का हाउस होल्ड को क्या देगा? सब्सिडी देता रहता है, सुविधा देते रहता है. हाँ सर, सब्सिडी देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके देगा. सबसे बड़ा काम क्या करते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, रास्ता बनाना, रेल बनाना, रोड बनाना, स्कूल बनाना, ऑफिस बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना,
और ऑक्सीजन प्रोडक्शन करना, जो चाहिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम का सामना करने के लिए जो चाहिए उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दो भाई, सिंपल बात है। हम टैक्स देंगे, पब्लिक तो टैक्स पे नहीं करता। भारत में सर 135 करोड़ आबादी में ओनली 4% लोग टैक्स पे करते हैं। सर कोई बोले वैसे सर इतना अर्निंग ही नहीं करता, नहीं सर, भारत में करीब 50 करोड़ लोगों का अर्निंग होता है प्रॉपर वे में, 50 करोड़ लोगों का अर्निंग होता है, लेकिन 50 करोड़ लोग भी नहीं करता है, 4% लोग हार्डली इनकम टैक्स पे करता है। मैं आपको क्या बताऊं सर, ठीक है। अब क्या बताएं सर, अब बहुत कुछ बोलने के लिए बहुत कुछ है, फिर भी उसी पे टिका हुआ है। तो सर और एक रिलेशन बाकी है, कंपनी या फार्म, कंपनी या फार्म गवर्नमेंट कंपनी फैक्ट्री को क्या देगा, वो भी टैक्स पे करेगा, कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं सर। कंपनी के टैक्स को क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट टैक्स। और फैक्ट्री बदले में, अच्छा सॉरी ये सॉरी गवर्नमेंट कॉर्पोरेट टैक्स नहीं देगा, मैंने गलत बोल दिया, गवर्नमेंट सब्सिडी देगा, बेनिफिट देगा, सब्सिडी देगा, बेनिफिट देगा, बिजनेस करने के लिए छूट देगा, टैक्स फ्री करेगा, और बदले में ये इसको टैक्स पे करेगा, कॉर्पोरेट टैक्स। बात समझ में आ रहा है सर, बात समझ में आया कि ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसे बन गया। हेलो, तो फिर सर मनी किसका है, मनी का ओनर एक्चुअली हुआ ही नहीं, आज इसके पास है तो कल उसके पास है। मेरे पॉकेट में जो पैसा है किसी दूसरे को देने के लिए है, आपके पॉकेट में जो पैसे है वो किसी दूसरे को देने के लिए है ना। क्या सर बोलो ना, समझ में आया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, लॉजिकल है, लगा कि नहीं लगा, Yes, sir. है ना। साइनी, काजल, राजू, आप लोगों को समझ में नहीं आया क्या। यस सर। यस तो सर। ये एक्चुअली सर्कुलर फ्लो है इनकम का। हाँ बोलो, बोलो सर बोलो। ওকে সাউন্ড স্যার ক্লিয়ার। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি বলছিলাম স্যার আমরাও তো এমনি মানে যারা 4% বাদে বাকিরাও তো ট্যাক্স দেয় স্যার, যখন কোনো কিছু কেনে ওটা তখন ওটা সেখানে ওটা জিএসটি, ওটা জিএসটি, দ্যাট ইজ জিএসটি। জিএসটিও তো ট্যাক্স স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ ট্যাক্স, ওটা ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স, वो तो भिखारी होता है। इनडायरेक्ट टैक्स तो भिखारी होता है, देয় কি দেয় না বল। হ্যাঁ স্যার। भिखारी একটা ম্যাগি বা একটা লাইফ বয় সাবান কিনলো, हाँ एक भिखारी एक लाइफ बॉय शॉप खरीदेगा, ठीक है, एक लाइफ बॉय शॉप खरीदेगा, उसके बदले वो भी जीएसटी पे कर रहा है, वो तो सबको देना पड़ता है, वो तो गवर्नमेंट बाद में इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस अभी इसीलिए कर लिया, ठीक है, क्योंकि उसको पता चल गया, ठीक है। ये देखो ना, अब लोगों में मनी पाइपलाइन दिखा है पहले भी, गवर्नमेंट को पता चल गया कि डायरेक्ट हमारे देश में लोग टैक्स भरेगा नहीं, ठीक है। दूसरा, डेवलप नेशंस पे क्या सिस्टम है जानते हो, डेवलप नेशंस पे तो 30% इनकम टैक्स है, जो भी कमाओगे 30%, 100 रुपीज कमाओगे तो सरकार को 30% देना पड़ेगा, 30 रुपीज। जो डेवलप नेशन है उसका फ्लैट रेट है, कई देशों में तो 40%, ऑस्ट्रेलिया में तो 30-40% का फ्लैट रेट है, वो स्लैब सिस्टम नहीं है। इंडिया तो फिर भी कोशिश करता है सर कि स्लैब वाइज चले, जैसा देश वैसा कॉन्सेप्ट। हमारे देश में डिफरेंट कैटेगरी ऑफ इनकम का लोग होते हैं, आओगे सर इनकम टैक्स पढ़ोगे ना, सीखोगे, इनकम टैक्स में पता चलेगा आपको कि स्लैब सिस्टम पे कैसे होता है, ठीक है। मैं आपको फिर भी यहाँ पर 1 मिनट के लिए ज़रूर दिखा सकता हूँ। इनकम टैक्स स्लैब, इनकम टैक्स स्लैब, दो तरह से हो सकता है करेंटली, एक 115 बीबीए की तरफ से और एक ओल्ड रिजिम जो पुराना है, दोनों कॉन्सेप्ट वही भी है। ये न्यू रिजिम है सर, ये अप टू 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। 2.5 लाख से 3 लाख तक ओल्ड रिजिम में जाओ तो मतलब 2.5 से एक्चुअली 5 लाख तक का रेट है, ठीक है, दैट इज 5%। इसमें भी रिबेट है 87A का, वो 12,500 तक का छूट है, ये अभी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। 5 लाख से 7.5 लाख 10% तक का, 7.5 से 10 लाख का 15% का, 10 लाख से 12.5 लाख 20%, 12.5 लाख से 15 लाख 25%, ग्रेटर देन 15 लाख 30%। इसके अलावा 50 लाख से ज़्यादा हो, 1 करोड़ से ज़्यादा हो तो फिर उसमें आपको एक्चुअली ये देना पड़ता है,
एक्स्ट्रा और टैक्स देना पड़ता है, उसको बाद में बताऊंगा सर, ठीक है। अभी तो मैं टैक्स में डिटेल्स नहीं जा सकता, बट फिर भी आपको ये पुराना सिस्टम है, ठीक है। 2.5 लाख तक नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख मतलब 2.5 to 5 लाख 5%, ये अभी भी अलाउड है। लेस देन 60 के लिए एक है, ग्रेटर देन 60 के लिए एक है, अबव 80 के लिए एक है, ठीक है। 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से ज्यादा 30% स्लैब देके रखा है, ठीक है। तो हम लोगों के लिए इतना इतना भी कठोर नहीं होता, कोशिश करता है, फिर भी लोग नहीं भरता है सर। भरना पड़ेगा ना, सरकार कहाँ से कमाएगा, इतना बड़ा देश है, कहाँ से चलेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड, पब्लिक सिर्फ अपना सोचता है, लेकिन पब्लिक को गवर्नमेंट की तरफ से सोचना पड़ता है। जैसे सिंपल कोई किसी, और हमारे देश में पॉलिटिशियंस पे भरोसा भी नहीं होता कि भी वो सच में कुछ करेगा कि फालतू का खर्चा करेगा। आई नो, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट दोनों एंगल से सोचना पड़ेगा। पब्लिक अपना ड्यूटी करेगा तब जाके पॉलिटिशियंस भी अपना ड्यूटी करेगा। पब्लिक से ही तो पॉलिटिशियन बना है, पॉलिटिशियन से थोड़ी ना पब्लिक बना है। आप लोग बताओ ना मुझे। हाँ सर, क्या मैं गलत बोला? हाँ सर। हाँ, पब्लिक से पॉलिटिशियंस बनता है, पॉलिटिशियन से पब्लिक नहीं बनता। हम जैसे बनाएंगे उनको वो वैसा बनेगा। इसलिए पॉलिटिशियन से दोष हम जरूर 10 बार क्यों 1000 बार दे सकते हैं, बट फायदा नहीं है सर, कभी फायदा नहीं होगा जब तक हम लोग खुद को चेंज नहीं करेंगे। खुद को कैसे चेंज करें? अब कोई बोलेगा सर अकेला हम अपने आप को कैसे बदल डालें? सर कोई बोलेगा पॉसिबल नहीं है, इससे अच्छा है जो चल रहा है चलने दो। सर एटलीस्ट आप बदलो, अपने फैमिलीज को बदलाओ, अपने आस पड़ोस के लोगों को बदलाओ, आप अपना काम करो। ऐसे सबको ही अपना अपना जिम्मेदारी करेगा तो बनेगा। ये देखो ना सर, कॉर्पोरेट टैक्स से 6.1 ट्रिलियन इनकम होता है, टोटल ग्रॉस रिसिप्ट 33.5 ट्रिलियन में से स्टेट गवर्नमेंट्स को देना पड़ता है 6.5 ट्रिलियन, उसमें से बाकी नेट रिसिप्ट 27 ट्रिलियन, जिसमें इनकम टैक्स से कमाते हैं सर 5.5 ट्रिलियन ओनली फ्रॉम इनकम टैक्स, ठीक है। दिस इज फ्रॉम इनकम टैक्स। जीएसटी से कमाते हैं 6.1 ट्रिलियन, कॉर्पोरेट टैक्स से 6.1 ट्रिलियन, मतलब अल्टीमेटली टैक्स से छोड़ के बाकी जगह से तो बाकी तो लोन लेना पड़ रहा है 4.7 का। ये भी खराब बात है ना सर, लोन का तो अल्टीमेट बर्डन पब्लिक पे ही आता है। डिविडेंड एंड प्रॉफिट से कुछ 2 ट्रिलियन का, सिक्योरिटी अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स 2.4 का, एंड अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू से 1.3। तो टैक्स ही मेन सोर्स है गवर्नमेंट का, 565। জিএসটি যখন ছিল না তখন हाँ, মানে ওই भैट ইনকামটাই ছিল भैट না। भैट भैट আচ্ছা ভ্যাট ছিল, হ্যাঁ ভ্যাট जीएसटी का ছিল। पहले टैक्स जो था उसका नाम था भैट था। एक सिर्फ नॉट ओनली भैट, देयर इज अ भैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ठीक है, भैट ওগুলো তো सर्विस তো टैक्स। মানে সবাই हाँ পে करतो ना हाँ, वैट ये। सर्विस टैक्स सभी को पे करना पड़ता है, प्रोडक्ट के दाम के साथ, रेस्टोरेंट के खाने के साथ। एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। कस्टम्स हाँ अभी भी है, कस्टम्स इन द सेंस जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे लगता है वो अभी भी है। ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, ये सब हट गया है सर। वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, स्टेट लेवल में एंट्री करने का टैक्स, ये सब हट गया है। ये सब हट के एक टैक्स लाया गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो एक्चुअली क्या है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत झमेला होता था, वो ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम था। देश बदल रहा है धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि देश नहीं बदल रहा है। ब्यूरोक्रेसी का प्रॉब्लम क्या मतलब, जितना डिपार्टमेंट उतना ज्यादा लोचा, हर बात बात पे सब अपना अपना दिखाते रहते हैं सरकारी लोग, ठीक है। इसलिए डिपार्टमेंट को कम किया गया। नहीं तो क्या हो रहा था ना, हर जगह में इतना ज्यादा इधर टैक्स दो, उधर टैक्स दो, उधर टैक्स दो, इधर टैक्स दो, पब्लिक पागल हो जा रहा था। तो इसलिए सिंप्लीफाइड किया धीरे धीरे। अब सिर्फ 2 ही टैक्स चलता है, एक जीएसटी का, ये तो कंपनी देता है, कंपनी का टैक्स एक्चुअली इनकम टैक्स का ही पार्ट है, और ये पर्सनल इनकम टैक्स है, ठीक है। तो इसी का हालत बहुत खराब है सर, बहुत खराब है। जैसे कि राजू बोल रहा था ना सर, 135 करोड़ में से सर सिर्फ 5%, 4% लोग टैक्स पे करता है सर, ओनली 4%। वो भी छुपाते हैं, ठीक है, चलो फिर भी देते तो है। अगर यही 4% एरिया अगर एटलीस्ट 20-30% में आ जाए ना सर, अच्छा रहेगा, सरकार को भी कुछ करने के लिए मिलेगा, बट नहीं हो पाता है सर, नहीं हो पाता। सरकार कहाँ से करेगा, चाहे स्टेट का बात करे या फिर सेंट्रल का बात करे, पब्लिक को भी अपना नियम निभाना पड़ेगा सर, ऐसा नहीं है। बुझते पारली राजू? यस सर है। सरकार से ये सर, ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये जो फैक्टर इनकम है ना, तो आपके लिए जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड जो मेन 4 पॉइंट यहाँ से उठ के आ रहा है, ये चारों पॉइंट यहाँ पर बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट रखा है ना सर। ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आपके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का काम किया। बदले में जो मिला रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनी की तरफ से देखो तो फैक्टर कॉस्ट है, क्योंकि उसका खर्चा है। कंपनी की तरफ से देखो तो ये सब फैक्टर कॉस्ट हो गया, लेकिन अगर हाउस होल्ड की तरफ से देखो तो फैक्टर इनकम हो गया।
अब सिमिलरली कभी कोई कंपनी भी फैक्टर इनकम कर सकता है। बाकी तो आपको पता चली गया कि अल्टीमेटली किस तरह से मनी का फ्लो होता रहता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप एकदम क्लियर है, ठीक है। ओके चलो, तो अल्टीमेटली ये जो 4 फैक्टर्स था, हम थोड़ा सा ज़्यादा इसको यहाँ पर बता दिए बिकॉज एक वाइटल कॉन्सेप्ट था, दूसरा चैप्टर में ऐसे भी है तो मैं पहले ही बता दिया। अच्छा, इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर इनपुट्स, अब देखो कितना आसान लगेगा पढ़ने में। इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर इनपुट्स इन द प्रोडक्शन फंक्शंस कैन बी चेंज्ड। जितना फैक्टर इनपुट्स है लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स कैन बी चेंज्ड। The behavior of output consequent to change in the quantities of all factor inputs in the same proportion, that is keeping the factor production unaltered, is known as return to scale. Return to scale may be 3 types. 2 तरह का हो सकता है, मतलब शॉर्ट रन में सर एटलीस्ट एक फैक्टर को फिक्स रहना पड़ेगा, बाकी वेरिएबल हो सकता है। और लॉन्ग रन में क्या है, सारा का सारा फैक्टर वेरिएबल हो जाएगा। सारा का सारा फैक्टर कैसे वेरिएबल हो जाएगा लॉन्ग रन में? कॉमन सेंस लगाओ ना। अगर आप लॉन्ग रन में बिजनेस कर रहे हो तो आप ही बताओ मुझे, जमीन का रेंट क्या फिक्स रहेगा? फर्स्ट 1-2 साल में आपका रेंट अगर 10,000 का था से फॉर एग्जांपल, 2-3 साल बाद रेंट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, रेंट इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ठीक है। 10 का रेंट 11,000 हो सकता है, 12,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है, जगह के ऊपर डिपेंड करता है। लेबर का वेजेस भी फिक्स रहेगा क्या? चेंज होगा कि नहीं होगा? ये भी इंक्रीज करेगा। सिमिलरली बैंक का इंटरेस्ट या कैपिटल का इंटरेस्ट भी चेंज होगा, और एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट भी तो समय के साथ साथ चेंज होगा। तो शॉर्ट रन में फिक्स हो सकता है, बट लॉन्ग रन में फिक्स रखना मुश्किल है। लॉन्ग रन में कभी भी कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रह सकता, कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रह सकता, इम्पॉसिबल है, एकदम सीरियसली इम्पॉसिबल है। थ्योरी में अगर कभी पॉसिबल कर भी दिए, रियलिटी में एकदम पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए दिस इज नोन एज रिटर्न टू स्केल। रिटर्न टू स्केल में भी 3 टाइप्स, इंक्रीजिंग रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न एंड डिमिनिशिंग रिटर्न। अब इंक्रीजिंग क्या है? Increasing return to scale occurs when a simultaneous change increase in all inputs in the same given proportions result in a more than proportionate increase in the output. मतलब जितना हम लोगों ने इनपुट दिया उससे कहीं ज्यादा आउटपुट आया कंपैरेटिवली। प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट ज्यादा है। जैसे कि सपोज आपने इनपुट दिया 100%, जो भी आपका इनपुट देने का बात था प्रोडक्शंस पे। सपोज आप मैगी पैकेट बना रहे हो, गेहूं बना रहे हो, गेहूं मतलब व्हीट मतलब आटा प्रोडक्शन कर रहे हो, या फिर अगर आप कोई मोबाइल प्रोडक्शन कर रहे हो। हाँ सर, आपने इनपुट दिया 100% बट आउटपुट आया 125, हो सकता है। मतलब इनपुट से आउटपुट ज्यादा, अरे एफिशिएंसी ज्यादा होने से हो सकता है कि नहीं हो सकता? इनपुट से आउटपुट ज्यादा आ सकता है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? हाँ सर, इज दिस पॉसिबल और पॉसिबल नॉट पॉसिबल? बोलो सर। 100 डालने से 125 रिटर्न आ रहा है। हाँ सर, पॉसिबल सर, पॉसिबल, एकदम पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप एफिशिएंटली अपने रिसोर्स को यूटिलाइज करते हो, जैसे अगर 100 बॉल में 125 बनता है ना, 100 गेम मतलब बॉल खेल के 125 जैसे बनता है, ऐसे सिमिलर वे में आप 100 रुपीज बिजनेस में डाल के 125 कमा सकते हो, या फिर 100 रुपीज का प्रोडक्ट इनपुट करके 125 का प्रोडक्ट वहां से निकाल सकते हो। इट्स पॉसिबल, ठीक है। तो 100% इनपुट देके 125% अगर आपका आउटपुट आ रहा है तो आपका इंक्रीजिंग रिटर्न आएगा सर। ये हर बिजनेसमैन का सपना होता है, ऐसा हमेशा रहे। बट हमेशा किस्मत और समय एक नहीं रहता, चेंज होता रहता है। अब डिपेंड करता है कि कौन अपना किस्मत और समय को अपने साथ लेके चलता है, ठीक है। मतलब वो बोलते हैं ना सर, किस्मत कभी कभी खुद को भी लिखना पड़ता है। जो भगवान ने बनाया वो ठीक है, बट हमारा काम के थ्रू से भी हम लोग अपना किस्मत को बदल सकते हैं। जैसे अगर किसी को कोरोना ने मारेगा बोला तो मरेगा, लेकिन जो भी हो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो बोलेगा नहीं मैं थोड़ा सेफ रहूंगा, मैं थोड़ा भीड़ भाड़ में नहीं जाऊंगा, तो शायद वो बच जाए। पता नहीं सर, आई डोंट नो कि कौन क्या करेगा नहीं करेगा, बट फिर भी काम करके भी अपना किस्मत को थोड़ा बहुत तो चेंजेस कर सकते हैं। Constant return to scale are said to be constant when a proportionate increase in all inputs result in proportionate increase in output. जैसे कि आपने 100% इनपुट दिया, आपको 100% ही रिटर्न आया, जितना दिया उतना आया। ऐसा रिटर्न कोई भी बिजनेसमैन चाहेगा नहीं, बट हाँ ऐसे कॉन्सेप्ट में बिजनेस को ना लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शंस मिलता है।
ये बिजनेसमैन को तब मिलता है जब बिजनेस ना बहुत ग्रोथ के साथ भी नहीं है और बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो है ही नहीं, बट स्टेबल है, कंडीशन स्टेबल है, बट स्टेबल कंडीशंस इज गुड अगर ग्रोथ का फ्यूचर है तो। लेकिन अगर स्टेबल कंडीशंस पे आप हो, अगर बाई चांस नीचे आ जाए तो दिक्कत है। तो कोई भी बिजनेसमैन कांस्टेंट में आने के बाद ग्रोथ का ही सोचेगा, नीचे आने का सोचेगा नहीं। वो डिपेंड करता है, अगर उसका बिजनेस का आइडिया सही नहीं रहा, अगर मार्केट सही नहीं रहा, तो उसको डिमिनिशिंग होना पड़ेगा। तो ये 100% देखिए, 100% इज ए कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। एंड अनदर काइंड ऑफ एग्जांपल इज डिमिनिशिंग, एग्जांपल नहीं सर, कॉन्सेप्ट। डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल मतलब यू इनपुट है आपका 100%, बट आपका आउटपुट है 75%। मतलब आपने दिया था 100%, आपका रिटर्न आ रहा है 75%। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। इसमें ऐसा ज्यादा देर तक चले ना तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा सर, शट डाउन करना पड़ेगा। ऐसा अगर ज्यादा देर तक चले तो बिजनेस को बंद करना पड़ सकता है। मतलब आप ज्यादा देर तक ऐसा लॉस नहीं सह नहीं सकते सर आप, सही कि नहीं। Diminishing return to scale occur when a simultaneous increase in all inputs in the same given proportions result in a less than proportionate increase in the output. Output काफी कम आएगा। All the three phase can be shown in one diagram. तो ये फिगर देखो आप, ये वाला जो इमेज है, यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्शंस पे आपने इंक्रीज रिटर्न टू स्केल किया पहले, मतलब ये बिजनेस का स्टार्टिंग सिचुएशंस में अच्छा बात था, फिर बिजनेस कांस्टेंट हो गया, फिर बिजनेस डिक्रीजिंग हो गया सी से, ठीक है। ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, समझ में आया सर। ये आपका क्या है, ये इनपुट दे रहे हो आप, ठीक है। इनपुट इधर, इनपुट इतना दिया पर इंक्रीजिंग दे रहा है, इनपुट इतना दिया फिर कांस्टेंट हो गया, फिर इनपुट इतना दिया फिर आउटपुट नहीं आ रहा है, डाउनफॉल हो गया। अगर स्टेबल रहता तो स्टेबल चला जाता। इमेज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ग्राफ समझ में आया कि नहीं आया सर। इजी है, नॉट लाइक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जैसे उतना भी नहीं है, बट इजी है ना। Yes, sir. ओके तो ये कॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैं आपको बताता हूँ ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। ये कॉन्सेप्ट में क्या होगा सर, ध्यान से कॉन्सेप्ट समझो। लेकिन बिफोर दैट, उस कॉन्सेप्ट में तो जाएंगे, बट बिफोर दैट आइसो क्वांट के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा मैं, ठीक है। आइसो क्वांट, ये आइसो क्वांट है सर। एज द फर्म एक्सपैंड प्रोडक्शन, जैसे एक बिजनेस अपना प्रोडक्शंस को बढ़ाते हैं, इट गेट्स मेनी एडवांटेजेस। जैसे वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा बहुत एडवांटेज मिलेगा, जैसे कि टेक्निकली नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब जब एक बिजनेस अपना प्रोडक्शंस को इंक्रीज करता है, उस पर्टिकुलर बिजनेस को सर इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। ये कोई भी बिजनेसमैन का सपना होता है कि वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में रहे सर। इसका मतलब बड़ा सिंपल है। Some such economies may be in better division of labor, technical and managerial economics, so it can produce extra output with smaller inputs. मतलब आपका input कम है but output बहुत ज़्यादा आ रहा है। Then before thus enjoying increasing return to scale. अगर मैं आपको क्रिकेट के लैंग्वेज में बताऊं तो कम बॉल में ज़्यादा रन करना। क्रिकेट के लैंग्वेज में बताओ तो क्या बोल सकते हैं सर, इट्स लाइक ऋषभ पंत स्टाइल। हाँ सर, आप लोग क्रिकेट देखते हो ना सब कोई। Yes, sir. हाँ, ऋषभ पंत का स्टाइल अच्छा लगता है सर। हाँ, Yes, sir. Yes, sir. इसका बैटिंग करने का तरीका ही अलग है, चाहे वो वनडे हो, T20 हो या टेस्ट क्रिकेट। इवन टेस्ट क्रिकेट में भी इसका बैटिंग करने का तरीका ही अलग है। ये हमेशा इसका टारगेट रहता है मैं वो कम बॉल में ज़्यादा रन करे, ये टारगेट से। ये पुराने ज़माने का वीरेंद्र सहवाग है सर, ठीक है। मतलब इससे पहले इनके जैसा खेलने वाला एक ही प्लेयर था इंडिया में, वीरेंद्र सहवाग। बिफोर दैट एक प्लेयर था कृष्णमाचारी श्रीकांत, मैंने भी उनका प्ले गेम नहीं देखा सर, वो मेरे पापा के ज़माने का प्लेयर था, ठीक है। तो कृष्णमाचारी श्रीकांत वो भी ऐसे ही खेलते थे, मैंने सुना। आप लोग शायद नाम सुने हो, सिलेक्टर्स भी था इंडिया का, श्रीकांत ऐसे खेलता था। तो ये जो ऋषभ पंत मैच विनर है सर, ये और ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। इवन सहवाग से भी बेहतर लग रहा है कभी कभी, बट अभी सहवाग से कंपेयर करने का टाइम नहीं है। सहवाग बहुत कुछ किया है, स्पेशली इन टेस्ट क्रिकेट। तो बात क्या है सर, बात यही है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। Some such economies may be in better division of labor, technical and managerial economics. So it can produce extra output with smaller input. मतलब आपके सामने खेलने के लिए बॉल कम है बट आप बहुत ज़्यादा रन कर सकते हो। सिमिलरली अगर बिजनेस, सर बिजनेस के एग्जांपल्स चाहिए, ओके चलो बिजनेस के एग्जांपल्स। क्या एग्जांपल्स लिया जाए आपके साथ बिजनेस के लिए। एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल लेने से आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं आपको जियो के बारे में बता सकता हूँ। हाँ सर, जियो
जियो जो नेटवर्क को एस्टेब्लिश किया है सर, जियो करेंटली भारत का मोस्ट प्रोबेबली हाईएस्ट नंबर ऑफ, इनके पास हाईएस्ट अगर ना भी हो, देखो सर यहाँ जियो का मतलब वोडाफोन एयरटेल और आइडिया जैसा बिजनेस इतना दिन से जितना इनके पास कस्टमर्स है, जियो काफी कम दिनों में ये इतना बड़ा जगह बना लिया है सर। ये देखो सर, जियो सॉफ्ट लॉन्च 27 December 2015 with the beta of a partners and employees and become publicly available on 5th September 2016. It is the largest mobile network operator in India and the third largest mobile network operator in the world. बाप रे, 41.08 करोड़ सब्सक्राइबर जियो का, अरे बाप रे बहुत ज्यादा है। ठीक है, इट ऑपरेट्स नेशनल LTE नेटवर्क विद कवरेज अक्रॉस 22 टेलीकॉम सर्कल्स। इट डज नॉट ऑफर 2G 3G, सिर्फ 4G में है एंड इंस्टेड यूज ओनली वॉइस ओवर LTE टू प्रोवाइड वॉइस सर्विस इन दिस 4G नेटवर्क। इसका सबसे बड़ा पावर क्या है जानते हो? इसका अपना नेटवर्क जो समुद्र के नीचे से इन्होंने काम किया ना काफी दिनों से, अभी उसको रिटर्न भी मिल रहा है इसका। ये देखो सर, सब तरह का ग्रीन दिख रहा है आपको। हेलो, अब रेवेन्यू देखो 22,858 करोड़। ऑपरेटिंग इनकम देखो सर 14,363 करोड़। नेट इनकम देखो सर 5,562 करोड़। टोटल एसेट है इसके पास 2,41,705 करोड़ का। टोटल शेयर होल्डिंग इक्विटी है इसके पास 1,70,956 करोड़ का। मेंबर्स है 41.08 करोड़ का। सब्सक्राइबर है। पेरेंट है इसका जियो प्लेटफॉर्म, सब्सिडरीज है LYF जियो लाइफ। ठीक है, दिख रहा है सर सारा का सारा ग्रीन दिखा आप लोगों को? बोलो ना। यस सर। लेकिन जब शुरू में आया था लोगों को फ्री में दिया था, और स्टार्टिंग 4 साल में मतलब अप टू 2016 में जब आया, स्टार्टिंग में जब फ्री में बांट रहा था ना, कंपनी 2019 तक कोई प्रॉफिट नहीं कर पाया था। पहला प्रॉफिट 2019 में किया था, फर्स्ट प्रॉफिट कंपनी 2019 में किया था। पहला 3 साल कोई प्रॉफिट नहीं था, बहुत भयंकर लॉस में था। पर धीरे धीरे क्योंकि इसके पास अच्छा खासा ऑब्जेक्टिविटी था, ऑब्जेक्टिव बहुत हाईफाई बनाया था इन्होंने। इवन इसका दिमाग सोचो, ऐसे अंबानी जैसा बिजनेसमैन और भी था इंडिया में जो ऑलरेडी इनके पास पैसा भी था, बट वो सोच नहीं पाया। इवन उसके भाई को ही सोचो ना, उसके पास तो एक्चुअली स्टार्टिंग से बिजनेस का मतलब मोबाइल बिजनेस का पूरा खानदानी बिजनेस था उनके पास, रिलायंस कम्युनिकेशन। हाँ, जो मुकेश अंबानी के पास नहीं था सर। ठीक है, अनिल अंबानी के पास खानदानी बिजनेस था रिलायंस कम्युनिकेशन, वो भी नहीं कर पाया। सोच पे डिपेंड करता है ना सर, पैसा रहने से ही आप नहीं बना सकते। कोई बोलेगा सर उसके पास पैसा है, लेकिन सर ये तो शुरू से फोन लाइन में था, रिलायंस कम्युनिकेशन इसके भाई का बिजनेस है, नहीं कर पाया। तो बात ऐसा नहीं है कि इफ यू आर मनी यू कैन डू एनीथिंग, नहीं सर। बिजनेस आइडिया से चलता है, बिजनेस आइडिया से चलता है। ठीक है, तो वो विजनरी होना पड़ता है। पैसा रहने से कोई बैंक नहीं बना पाता, तो चंद्रशेखर घोष ने जैसे बना के दिखाया बंधन बैंक, बंगाल से कोई सोच भी नहीं पाया था। अच्छा खासा शेयर में चल रहा है इसका 326। 6 महीने में इसका ग्रोथ देखो सर, 1 साल में देखोगे तो और पगला हो जाओगे। लास्ट 5 साल में थोड़ा डाउन हुआ है, बट 1 साल में काफी अच्छा ग्रोथ दिया है। चंद्रशेखर घोष, लुक एट दिस इज ही इज द पर्सन, ही इज द पर्सन। मैं बहुत इनको देखता हूँ, इनका काम को कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोशिश करता हूँ कि क्या किया इन्होंने। मतलब बंगाली होने के नाते ये बड़ा प्राउड फील कराते हैं सर कि हाँ चलो सर बंगाली। बांग्लादेश, हाँ सर, बांग्लादेशी, बांग्लादेशी नहीं है सर, त्रिपुरा में। यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका में पढ़ा है सर, पढ़ाई किया है वहाँ पर जाके उन्होंने एजुकेशन लिया था। बांग्लादेशी हो सकता है, ये देखो। घोष completed his masters in statistics from Dhaka University. घोष owned a sweet shop in त्रिपुरा। त्रिपुरा में इसका एक मिठाई का शॉप था। घोष used to support his father at the shop along with his duty studies। पापा का बिजनेस को सपोर्ट करने के साथ साथ वो स्टडी करता था। Ghosh completed his masters in Dhaka University. After completing his education in BRSC NGO, non-government organizations in Bangladesh, after returning to India, Ghosh worked with several NGOs. He quit his last job at Village Welfare Society and established Bandhan Konnagar at West Bengal, which aimed to provide microfinance. Actually, इन्होंने अपना जो ये बिजनेस का ज्ञान सीखा है ना सर, ये बांग्लादेश का एक फेमस नोबेल लॉरेट है मोहम्मद यूसुफ, नाम सुने आप लोग? मोहम्मद यूसुफ नहीं, सॉरी, मोहम्मद यूनुस खान। एक सेकंड, नोबेल लॉरेट यूनुस खान, मैं आपको दिखाता हूँ। नोबेल लॉरेट जान लो सर, ये जनरल नॉलेज भी है। नोबेल लॉरेट मोहम्मद यूनुस खान, मोस्ट प्रोबेबली, ये कभी कभी ना गलत हो जाता है, यूनुस खान।
यस यस यस, सोशल एंटरप्रेन्योर, इनको नोबेल मिला था सर, मोहम्मद यूनुस, एग्जैक्टली सही बोला मैंने, मोहम्मद यूनुस। इनके साथ, इनके पास ये काफी देर तक काम किया था सर, ठीक है, ये देखते हैं, नोबेल पीस प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज एंड मोर, इनके पास ये बहुत दिन, अभी 80 ईयर्स के हैं। इन्होंने भी बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का क्या कॉन्सेप्ट बनाया ना, सोचना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल को भी सोचना चाहिए, अगर बांग्लादेश कर सकता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? वही ना सर, सोच पे डिपेंड करता है। बांग्लादेश भी तो काफ़ी डेवलप किया है आफ्टर इंडिपेंडेंस, इतना बड़ा पॉपुलेशन लेके, हाँ, बट हम लोग नहीं कर पा रहे, केओस करके रखे हैं पूरा स्टेट को। 30 कितना साल हो गया सर, 47 के बाद वेस्ट बंगाल डे बाई डे डिटोरिएट हो रहा है, डे बाई डे। बांग्लादेश भी 15 करोड़ पॉपुलेशन लेके डेवलप कर रहा है। हमारे यहाँ पर भी ग्रामीण बैंक है, अब मेरे घर पे ग्रामीण बैंक रेंट पे दिया हुआ है नेटिव में। बिजनेस देख के ना मेरे को रोना आता है, मैं तो जाके बोलता हूँ कि आप लोग मतलब सीरियसली जॉब छोड़ दो, आप लोग फालतू में सरकार का पैसा नष्ट कर रहे हो। बोलते क्यों? हमले ग्रामीण बैंक बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में भी है, कभी जाके ना थोड़ा सा काम करके आओ। तो मेरे पर हंसता है, बोले आप भी कुछ भी बोलते रहते हो। तो बेसिकली इकोनॉमीज ऑफ स्केल समझ रहे हो ना सर, बिजनेस को उसके लेवल पे पहुंचाना, कम रिसोर्स यूज करके ज्यादा कमाना। ओके, समझ में आ रहा है सर, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, बेटर डिवीजन ऑफ लेबर, टेक्निकल मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, so it can produce extra output with smaller inputs than before, thus before enjoying increasing return to scale। ऐसे ही होता है सर, ज्यादा पैसे से ज्यादा बड़ा बिजनेस नहीं होता, कम पैसे लगा के भी आप ज्यादा कमा सकते हो। सपोज यू हैव 100 रुपीज, ये एक मतलब ये मारवाड़ी लोगों का एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है, जानते हो? मारवाड़ी इस बिजनेस में वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। इंडिया में तो ऐसे कहावत है सर, जहां ना जाए बैलगाड़ी वहां जाए मारवाड़ी। अब मारवाड़ी के बारे में मैं नेगेटिव बोल भी नहीं सकता ज़्यादा, क्योंकि मैं मारवाड़ी है सर, ठीक है, आप लोग क्लास करते हो तो मैं मारवाड़ी है, तो ऐसा बात नहीं है। कॉन्सेप्ट इज इस काइंड ऑफ दैट कि मारवाड़ी का एक कॉन्सेप्ट है कि ये लोग ना बिजनेस को जब बनाते हैं ना, ऐसे नहीं सोचते कि मेरे पास पैसा नहीं है मैं बिजनेस कैसे बनाऊं। एक बंगालीज को बिजनेस करने बोलो, उसके दिमाग में पहले ऐसे काम करेगा, ব্যবসা তো করব, পয়সা কোত্থেকে পাবো, কে পয়সা দেবে, তুই দিবি, काइंड ऑफ दैट। अरे भाई तुम आइडिया तो सोचो, क्या करोगे वो तो सोचो, प्रॉब्लम तो सॉल्व करो। प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करना है। आज अगर तुम वेस्ट बंगाल में देखोगे ना, जितने बड़े बड़े बिजनेस का ओनर में बैठे हुए हैं सब बड़े बड़े मारवाड़ीज है, गुजरातीज है। भवानीपुर एरिया तो टोटली कंट्रोल्ड बाई गुजरातीज। क्यों? क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटी दिखता है, वो करता है। इसलिए बड़ा बाजार, भवानीपुर जैसे बड़े बड़े बिजनेस एरिया गुजरातीज के हाथ में, मारवाड़ीज के हाथ में। गुजराती तो वर्ल्ड वाइड फेमस है, पटेल्स आर नोन फॉर, मतलब वर्ल्ड वाइड पटेल्स। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं अभी आप लोगों को कभी बताऊंगा। एक्चुअली ये सब स्टोरी इकोनॉमिक्स का बोलता रहता हूँ ना मैं, आउट ऑफ सिलेबस हो जाता हूँ। गुजरात, ये अफ्रीका में जितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है ना, सब गुजरातीज का है अफ्रीका में। मजाक नहीं कर रहे सर, टूटा फूटा इंडस्ट्री को क्या बना दिया अफ्रीका में जाके गुजराती। तो ये जो अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, ये एक ना इकोसिस्टम है सर, इसको कॉमर्स एडुकेशन के थ्रू से ना बूस्ट करना जरूरी है, तभी जाके ये एक्चुअल इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप थ्रू आउट दी सोसाइटीज देख सकते हो। Then comes to a stage when all economies have been fully exploited. Now, expansion or output results from the some proportionate increase in both the inputs, giving rise to constant return to scale. अगर थोड़ा सा भी मैनेजरियल में प्रॉब्लम होगा तो फिर कांस्टेंट रिटर्न हो जाएगा। फाइनली विद फर्दर एक्सपेंशन, अगर आप लेबर कैपिटल और इनपुट कर रहे हो बट आपका उस हिसाब से आउटपुट नहीं आ रहा है, तो फिर आप डिसइकोनॉमीज फेस करोगे। डिसइकोनॉमीज मतलब आप जितना इनपुट दे रहे हो उतना रिटर्न नहीं आएगा। जैसे कि ड्यू टू डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि करंट गवर्नमेंट का हालत, डिफिकल्टीज मैनेजमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी कुछ एरिया में बोलो, स्टेट गवर्नमेंट का भी हालत बोलो, डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रॉब्लम है वो डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट के कारण है। जितना है बिजनेस के बारे में सोचोगे तो फिर आप देश, राजनीति सब समझ सकते हो। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिविजिबिलिटी ऑफ मैनेजरियल स्किल, मैनेजरियल स्किल को ना डिविजिबल करके कंट्रीब्यूट करना चाहिए। The firm may thus have to use input in a greater proportion to have a give increase in output. This gives rise to decreasing return to scale. Decreasing return to scale कब हो जाएगा? इनपुट ज्यादा, आउटपुट कम। अब देखो क्या होता है, ये आइसोक्वांट कर्व से आपको समझ में आ जाएगा। सर देख रहे हैं सर, आइसोक्वांट आपको दिखाई दे रहा है, ग्राफ दिख रहा है सर? हेलो, यस सर। देखो ग्राफ को ध्यान से देखो। हम लोग इनपुट में क्या दे रहे हैं?
इधर लेबर है, इधर कैपिटल है। ओके, लेबर में आप ध्यान से देखना, ये सब आइसो क्वांट है सर। ये जो ग्राफिकली आपको दिख रहा है ना, ये सब आइसो क्वांट है। अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूं इसको, काजल, सायनी, राजू, आप लोग हो कि नहीं हो? यस सर। ओके, यस सर। थैंक यू सर। ओके, इधर क्या देखेंगे सर? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ओके, तो इधर क्या है सर? लेबर है, लेबर, इधर कैपिटल। तो दोनों तरफ से इनपुट डालेंगे और बदले में कुछ आउटपुट में आएगा। ठीक है, एक तरफ से इनपुट देना है, इनपुट दे रहे हैं और इधर आउटपुट दिखेंगे। तो ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए कुछ आइसो क्वांट आएगा। ठीक है, जैसे इस तरह से आइसो क्वांट को ड्रॉ कर सकते हैं सर। ये सब आइसो क्वांट है। पहले ना थोड़ा बड़ा गैप देना, मैं क्यों बताता हूँ फिर। पहला दो आइसो क्वांट थोड़ा बड़ा करो, फिर धीरे धीरे गैप को छोटा कर दो। ठीक है, पहला दो थोड़ा बड़ा, उसके बाद गैप को थोड़ा सा कम कर दो। 1 2 3 4, 4 गैप थोड़ा कम कर दो, काइंड ऑफ ऐसा। उसके बाद फिर गैप को थोड़ा बड़ा जरूर करोगे। ठीक है, ये थोड़ा सा और कार्वी होता, मैं उतना कार्वी नहीं कर पाया। ठीक है, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, इतना काफी है। लुक एट दिस, ये हमारा प्रोडक्शन लाइन है। ठीक है, दिस इज आवर प्रोडक्शन लाइन पी। शुरू में क्या हो रहा है, आप लेबर और कैपिटल मिलके ना इनपुट दे रहे हो। ये 100 200 ये सब क्या है सर? यूनिट्स है। ठीक है, 100 200 300 400 500 600 700 800। तो स्टार्टिंग में आप एक चीज ध्यान दो, यहाँ पर आपका कितना इनपुट है? 100 है, इसमें 200 है, इसमें 300, इसमें 400, इसमें 500, इसमें 600, इसमें 700, इसमें 800। ओके, अब क्या समझना है सर? लुक एट द गैप, आपको गैप को आइडेंटिफाई करना है। इस गैप को देखो, ये गैप को देखो, यहाँ पर जाके गैप छोटा हो गया, गैप छोटा हो गया, फिर गैप थोड़ा बढ़ने का कोशिश तो हुआ, लेकिन कॉन्सेप्ट इज दैट कि स्टार्टिंग में आपका इनपुट लो है, अब 100 इनपुट दे रहे हो, लेकिन आपका आउटपुट देख रहे हो सर? एरिया ऑफ आउटपुट देखो सर, कैसे पता चल रहा है? ये एरिया बता रहा है आपको। इतना इनपुट दिया आपने आइसो क्वांट के थ्रू से, आपका आउटपुट का गैप देखो, मतलब आप कम रिसोर्स में ज्यादा रिटर्न कमा रहे हो। 200 यूनिट भी जब दिया तब भी वही था, पर 300 यूनिट लेबर कैपिटल खर्चा करने के बाद आपका रिटर्न यहाँ पर कम होने लगा सर। ये पहला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एरिया था सर, ये इंक्रीजिंग रिटर्न दिया आपको। मतलब इसको अगर मैं पॉइंट वाइज नाम दे दूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ऐसे कर लो सर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए और बी एरिया जो है सर, ये आपको इंक्रीजिंग रिटर्न दिया सर, इंक्रीजिंग। लेकिन डी ई एफ ये आपको कांस्टेंट रिटर्न दिया। आपने इनपुट तो ज्यादा किया था, बट उसके हिसाब से रिटर्न उतना नहीं आया। मतलब 100% दिया, 100% आया, इसलिए देखना सिमिलर पैटर्न पे बना हुआ है। बट आफ्टर दैट आपने लेबर और कैपिटल दोनों को इंक्रीज किया। साइज देखो, अगर आपको मैं जस्ट इस तरह से दिखाऊं, ये देखो सर, इतना लेबर इतना कैपिटल, इतना लेबर इतना कैपिटल। इसको थोड़ा मुझे बड़ा करना चाहिए, इधर थोड़ा मुझे बड़ा करना चाहिए। आपने कितना लेबर दिया? इतना लेबर दिया सर, इतना लेबर इतना कैपिटल इतना लेबर, लेकिन उस हिसाब से आपका रिटर्न उतना नहीं है। क्योंकि क्या होता है ना, ये डिमिनिशिंग रिटर्न है। क्या होता है सर? डिमिनिशिंग रिटर्न। ये जो लास्ट जो ई जी एच लाइन है सर, ये आपको डिमिनिश कर रहा है। मतलब अभी बिजनेस में आप कितना भी इनपुट डाल दो, अब बिजनेस में ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। अब नोकिया को एग्जाम्पल के तौर से सोच सकते हो, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली। स्टार्टिंग में नोकिया जस्ट बेसिक फीचर्स फोन बनाता था, कीपैड फोन, थोड़ा इनपुट देता था, बट मार्केट में आउटपुट बहुत टॉप क्लास होता था। फिर धीरे धीरे नोकिया का मार्केट क्या हो गया? धीरे धीरे कांस्टेंट हो गया, फिर धीरे धीरे डिमिनिश हो गया। नोकिया को आप एग्जाम्पल के तौर पे सोच सकते हो, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली। देयर आर मोर एग्जाम्पल्स इन आवर इकोनॉमिकल सोसाइटी, बट ये एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो दिस इज एक्चुअली आइसो क्वांट। समझ में आया कि नहीं आया? तो आइसो क्वांट हमें क्या बताता है सर? स्टार्टिंग में हमारा इनपुट ज्यादा होता है तो उसके हिसाब से आउटपुट ज्यादा होता है, जिसको हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं।
फिर मैं इनपुट को इंक्रीज करता हूँ, इसके हिसाब से आउटपुट भी कांस्टेंट रिटर्न में हिसाब से आते हैं। बट धीरे धीरे मैं इनपुट को 800 के आसपास में लेके चला गया, 700 के आसपास में लेके चला गया, बट उस हिसाब से मेरा रिटर्न नहीं आया। तो क्या करना चाहिए ऐसे कॉन्सेप्ट में? या तो बिजनेस को चेंज करो, जैसे कि रिलायंस ने किया, बिजनेस मॉडल पे चेंज करना चाहिए। रिलायंस ने क्या किया? रिलायंस का मेन बिजनेस क्या था जानते हो आप लोग? जामनगर का ऑयल रिफाइनरी बिजनेस, ये इसका बहुत बड़ा बिजनेस था। बट रिलायंस अपना बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही बदल डाला सर। अभी वो ऑयल रिफाइनरी बिजनेस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा है, बिकॉज धीरे धीरे ऑयल बिजनेस चले रहेगा नहीं, बिकॉज जो फॉसिल फ्यूल है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो फिर इसलिए वो किस बिजनेस में फोकस कर रहा है? हाँ सर, नेटवर्किंग बिजनेस एंड डेटा बिजनेस पे। इसलिए वो क्या कहता है सर? बोलता है कि ऑयल केमिकल जो इसका मेन बिजनेस एरिया है, ऑयल केमिकल ये सब उसका मेन बिजनेस एरिया है, बट इसको फोकस अभी नहीं करना चाहता, धीरे धीरे, अभी इतना जल्दी नहीं, लेकिन अगला 40-50 में विजनरी है वो सोच पा रहे हैं, वो समझ गया कि ऑयल केमिकल ये सब धीरे धीरे उतना रहेगा नहीं। तो क्या है? डेटा इज द न्यू ऑयल। ऐसा नहीं कि जब चलता रहता है तो वही चलेगा, समय के साथ बहुत कुछ बदलते हैं, और एक बड़ा विजनरी का दिमाग उसी हिसाब से काम करना चाहिए। तो डेटा इज द न्यू ऑयल बता के रखा है रिलायंस कि डेटा न्यू ऑयल है, इसलिए वो अपना बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया। कहाँ ऑयल, कहाँ केमिकल, कहाँ डेटा, क्या फर्क है सर? बहुत डिफरेंस है, बट सोच ये बिजनेसमैन को एक्चुअली स्टैंड आउट करता है। यही स्टैंड आउट जो, जहां पर अगर आप, मैं अंबानी की इसका बात करो, अदानी का बात करो, जहां पर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो पोर्ट बिजनेस में कोई आना नहीं चाहता, बिकॉज लॉस खाता है, बिकॉज इंडिया में एक्सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है। अदानी उसको प्रमोट करने के लिए आ गया कि भाई हम हैं, हम पोर्ट बनाएंगे। गवर्नमेंट उसको हेल्प इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो सही टाइम पे सही चीज चूज करना टाइमिंग का खेल होता है। जैसे एक बैट्समैन का टाइम होता है ना सर, बॉल को किस टाइम पे मारे तो 4 होगा या छक्का होगा, एक टॉप क्लास बिजनेसमैन का भी ना माइंड उसी तरह से होता है। ठीक है, टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको मैं एक बिजनेसमैन माइंड के साथ कंपेयर इसलिए नहीं कर रहा हूँ। टाटा एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट काम करते हैं। रतन टाटा खुद बोलता है कि मैं कौन सा बिजनेसमैन लगता हूँ, मैं तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। ठीक है, बिजनेसमैन तो अंबानी है। ऑब्वियसली सर, दोनों का कैरेक्टर में दिखता है। ठीक है, सोशल काम करो तो टाटा के जैसा कोई नहीं है। ओके सर, आइसो क्वांट क्लियर है? बोलो सर। यस। हाँ, ये आइसो क्वांट है। ऐसा एक आइसो कॉस्ट होता है, मैं आपको इसका ग्राफ सेंड कर दूंगा, आप लोग एक बार देखना। आइसो कॉस्ट, उसमें क्या होता है ना, सेम टू सेम लेबर कैपिटल का इनपुट डालते हैं, लेकिन उसमें जो रिटर्न आएगा ना, वो एक कांस्टेंट रिटर्न पे आता है, कांस्टेंट रिटर्न पे आएगा। मैं आपको उसके बारे में ग्राफिकल इमेज देके आपको मैं बता दूंगा। सेम कॉन्सेप्ट में बना हुआ है आइसो कॉस्ट, बाद में आपको मैं उसका ग्राफ सेंड करके मैं आपको दे दूंगा। एकदम सिमिलर कॉन्सेप्ट में ही बना हुआ है। अच्छा, इंटरनल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। डिसइकोनॉमीज, इकोनॉमीज मतलब एक बिजनेस को कब इकोनॉमीज होता है, मतलब अच्छा होता है कोई भी बिजनेस के लिए। डिसइकोनॉमीज मतलब बिजनेस डाउनग्रेडेशन। इकोनॉमीज मतलब बिजनेस का अपग्रेडेशन। ठीक है, बिजनेस का अपग्रेडेशन, और ये मतलब डाउनग्रेडेशन, मतलब धीरे धीरे डिमिनिशिंग रिटर्न, और ये इंक्रीजिंग रिटर्न। तो ये हर बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे रिसेंटली हम लोग शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट का जो एडवाइजरी चलता रहता है ना सर, क्लास चलता है बेसिक का, टेक्निकल एनालिसिस का, तो कुछ बिजनेस के बारे में कुछ दिनों से काफी डिस्कशन चल रहा है। एक बिजनेस है, आज ही डिस्कशन या कल 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 डिस्कशन हो रहा था। काफ़ी सारा बिजनेस है, कौन सा बिजनेस का नाम आपके सामने यूज़ करूँ मैं, जिसको काफ़ी लास्ट कुछ सालों में काफ़ी, जैसे अदानी ग्रीन का मैं यूज़ कर सकता हूँ। अदानी ग्रीन ये बिजनेस रिन्यूएबल एनर्जी के साथ है। ठीक है, ये करेंटली थोड़ा सा साइडवेज है, मतलब उतना आप पे नहीं है, बट हाँ ये 5 दिन का डेटा देखो, ये तो आज का है। 6 महीने में ये स्टॉक 700-800 के रेंज पे, 1000 के रेंज पे गया है। एक साल में देखो ना सर, करीब 400 के रेंज से 1000 के रेंज में गया है, मतलब एक साल में डबल। तो क्यों ऐसा हुआ? अगर आप इसका फाइनेंशियल भी चेक करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, गूगल फाइनेंस में जाओ, यहाँ पर आप जाके इसको चेक करो, आपको पता चलेगा। ये देखो सर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये ग्रीन लाइन डिनोट करता है एक्चुअली रेवेन्यू को, उसके हिसाब से नेट इनकम। पहले इनकम ही नहीं था 2020 में, ये 2021 का है, यहाँ पर एनुअल डेटा भी दिखेगा। तो सर देखो यहाँ पर धीरे धीरे इसके बिजनेस पे प्रॉफिट आ रहा है, और इसका सबसे बड़ा क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब बिजनेस में ना दम है, बिजनेस में फ्यूचर है, ग्रीन एनर्जी में दम है सर, सोलर एनर्जी वगैरह में दम है, फ्यूचर है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसके शेयर में इतना बढ़ोतरी है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज। तो कैसे धीरे धीरे कोई बिजनेस
इकोनॉमीज एंजॉय करता है और डिस इकोनॉमीज एंजॉय करता है. इंटरनल इकोनॉमीज आर दोज इकोनॉमीज व्हिच आर फर्म स्पेसिफिक. Those are available to that particular firm in the industry, which seeks to increase its level of output by way of increasing its scale of production. धीरे धीरे अपना प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है. जैसे टेक्निकल इकोनॉमिक्स, मतलब अगर आप टेक्नोलॉजिकली या फिर जो भी आपका टेक्नोलॉजी है. मैं आपको एक और एक स्टॉक बताता हूँ, आप लोगों को अच्छा लगेगा सुन के. आप लोग आईचार मोटर का नाम सुने हो सर? इस कंपनी का नाम सुने हो कभी? आईचार मोटर. यस यस. क्या बनाता है ये? रॉयल एनफील्ड बनाते हैं सर. ऐसे तो ये और भी बहुत सारा चीज बनाते हैं, बट रॉयल एनफील्ड के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है. आप जैसे इसका स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट देखो, 2010 तक इसका बिजनेस में कुछ नहीं था. इवन इधर जितना हो गया सर 3%, देख पा रहे हो सर? 4%, 2%, 6%, 15%, 20%, 25%. 2010 में आओ 53, 2014-15 में भी 100, 150, 2015 में भी इसका शेयर 1000 के आसपास. 2015 से जो इसका जो बोलबाला चालू हुआ सर, और रुका नहीं सर. हाईएस्ट लेवल तो 3000 के आसपास पहुंचा था. ठीक है, फिर अभी थोड़ा वो लास्ट ईयर कोविड में डाउन हुआ था, और अगेन 2600 500 के आसपास. तो अगर कोई 2010-12 के आसपास में, इवन 15 के पहले भी अगर कोई आईचर मोटर शेयर लिया है, रॉयल एनफील्ड का बिजनेस टॉप क्लास किया इस बिजनेस ने, तो क्या मतलब दिया सर. ऐसे एक ही नहीं है, बहुत सारा है. बेसिकली मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ जानते हो? मैं बस इतना कहना चाहिए, ये सब डिस्कशन से मैं शेयर मार्केट क्लास में ज़्यादा कर पाता हूँ, बिकॉज वहाँ पर मुझे मौका मिलता है. नहीं तो मैं यहाँ पर बात करूँगा, एग्जाम्पल्स तो फॉर्म होता जाएगा, बट वो बात खत्म नहीं होगा. तो टेक्निकल इकोनॉमीज में लार्ज कॉन्सेप्ट क्या है कि एज द फर्म इंक्रीज इट स्केल ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि रॉयल एनफील्ड का बात मैं कर रहा था, इट बिकम्स पॉसिबल टू यूज मोर स्पेशलाइज्ड एंड एफिशिएंट फॉर्म ऑफ ऑल फैक्टर्स, स्पेशली कैपिटल इक्विपमेंट, मशीनरी. सेकेंडली, when the scale of production is increased and the amount of labor and other force become larger, introduction of greater degree of division of labor, specializations become possible. ठीक है, तभी जाके क्या होता है ना, कॉस्ट कम होता है, और कॉस्ट कम होने से बिजनेस अच्छा होता है, प्रॉफिट ज्यादा होता है. तो इसको टेक्निकल इकोनॉमीज बोलते हैं सर. डिस इकोनॉमीज कब हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा. Beyond certain point, a firm experience a net diseconomies of scale. When firm has reached a size large enough to allow utilization of all the possible division of labor, employment from efficient machinery, further increasing the size of plant will entail high long run cost. मतलब और प्लांट का साइज बढ़ाएंगे तो लॉन्ग रन खर्चा बच जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. तो ऐसे केसेस में बिजनेस को सोचना चाहिए कि वो क्या करेगा. फालतू का खर्चा कर रहा है, बेकार ही जाएगा. ओवर कॉन्फिडेंट खराब बात है ना सर. जैसे कोरोना में इंडिया का हालत हुआ है, ओवर कॉन्फिडेंट. ठीक है, वही बात स्टार्टिंग में आयन के साथ हो रहा था. डिफिकल्टीज ऑफ मैनेजमेंट प्रॉपरली इसको मैनेज नहीं कर रहे. जैसे रिलायंस कम्युनिकेशंस का हालत हुआ, येस बैंक का सिचुएशन ऐसा हुआ था. येस बैंक का शेयर बहुत जोर में नीचे गिर गया था सर, इसी तरह का ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में. इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था ना, ऐसे ऐसे बिजनेस को लोन दे दिया था. राणा कपूर इसका चेयरमैन था, उसी का दिमाग पे बना हुआ बैंक है, अच्छा बिजनेस कर रहा था. बट लास्ट अगर मैं 5 साल पहले का देखो सर, कहाँ था बिजनेस? देखो, लुक एट 382 पर शेयर 2018 में. बाद में बिजनेस देखो सर आप कहाँ आके गिरा है. 5% में चला गया था सर, 5% में चला गया था. मजाक नहीं कर रहे. क्यों? उल्टा पलटा लोन दे दिया, जिसको लोन देना नहीं चाहिए था उसको लोन दे दिया. ये जैसे रिलायंस को दे दिया, जी को दे दिया था, जिनका बिजनेस में उतना दम अभी करेंटली नहीं था, वो लोग लोन पे फेलियर किया. और येस बैंक का भी खत्म हालत हो गया. अब फिर से बढ़ेगा भी. एसबीआई तो इस पे 38% स्टेक लेके रखा है बचाने के लिए. एसबीआई बचा रहे इसको. ठीक है, ऐसे और भी कुछ बैंक है, नॉट ओनली एसबीआई, आरबीआई भी इसको सेव कर रहा है, क्योंकि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को मरने नहीं देगा. इसीलिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम को मरने नहीं देगा, बिकॉज बैंकिंग सिस्टम में फेथ कभी नहीं जाएगा इंडिया में. ये आरबीआई कसम खा के रखा है सर. इंडियन बैंकिंग सिस्टम इज वर्ल्ड वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सिस्टम, इवन बेटर देन अमेरिका. इसीलिए तो हम लोग बैंक में पैसा रख के सुकून की नींद सो सकते हैं, है ना सर? गलत तो नहीं बोला ना? बैंक में पैसा रख के डर लगता है क्या? हाँ सर, क्या रे, बैंक में पैसा रख के डर लगता है किसी को भी कि रात को नींद नहीं आ रहा है, मेरा पैसा का क्या होगा? तो ये कॉन्फिडेंस पाने में समय लगा है, और ये कॉन्फिडेंस इंडिया कभी नहीं जाने देगा. मैनेजमेंट इकोनॉमी से मैनेजमेंट, लेबर डिवीजन, सब कुछ एकदम बेहतर लेवल में कंपनी में होता है ना, तो वो बिजनेस एकदम
हाई क्लास का कॉन्सेप्ट में काम कर सकते हैं सर। मैनेजमेंट को संभालने के लिए ना स्पेशलिस्ट, एफिशिएंसी लेवल, उनका मोरल को बूस्ट करने के लिए बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना, उनको हमेशा मोरली बूस्ट करना, मोरल बूस्टिंग बहुत जरूरी है। एक इंसान है रिलायंस के लिए काम करता है सर, रिलायंस बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं। बात धर्म का नहीं है, बात कॉन्सेप्ट का है। नाम सुने कि नहीं पता, कॉरपोरेट मोरल बूस्टर माना जाते हैं इनको, देवदूत पट्टनायक, नाम सुने हो सर? नो सर। ये देखो सर, ये एक्चुअली इंडियन माइथोलॉजिस्ट है, स्पीकर है, इलस्ट्रेटर है, ऑथर है, नोन फॉर हिज राइटिंग ऑन हिंदू सैक्रेड लोर, लीजेंड्स, फोकलोर, फेबल्स एंड पैराबल्स। हिज वर्क फोकस लार्जली ऑन द एरियाज ऑफ रिलीजियन, माइथोलॉजी एंड मैनेजमेंट। मैं मैनेजमेंट पे बात कर रहा था, तो वो एक्चुअली इंडियन को उनके लैंग्वेज पे, उनके संस्कार पे सिखाता है। रिलायंस जैसे कंपनी इनको हायर करते हैं, इनको बताते कि भाई आओ हमारे कंपनी में कुछ दिन रहो। टाइम्स ऑफ इंडिया, सीएन ट्रेवलर, डेलीओ, scroll.in, इस तरह का कंपनी इनको बुलाते भाई आओ हमारे कंपनी में लिखो। रेडियो मिर्ची बुलाते हैं इनको, क्यों? बिकॉज ये इंडिया का जो अपनापन है, इनका एक किताब है, आप लोग चाहो तो मैं रेफर करूंगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, स्मॉल एडिशंस में मॉडर्न वे में लिखा हुआ है सर, महाभारत रामायण को मॉडर्न कॉन्सेप्ट में, गीता, माई गीता, मैं बहुत लोगों को पढ़ने के लिए मैंने बोला, मेरे काफी सारे स्टूडेंट को, माई गीता, इसमें कोई हिंदू धर्म का प्रचार का बात नहीं है। मतलब इंडियन शुड नो कि व्हाट इज देयर एक्चुअलिटी, जो समय के साथ साथ खराब हो चुका है। इन्होंने इस बात को बहुत ही मॉडर्न वे में लिखा है, और इसके ऊपर डिपेंड करके, मतलब वो बेसिकली वही चाहता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया जो अपना इंडियननेस है, वो जो पुराने जमाने में लाइक सम्राट अशोका के टाइम पे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, जो एक्चुअली चाणक्य के टाइम पे जब इंडिया टॉप क्लास था, क्यों था? बिकॉज ऑफ आवर कल्चर, बिकॉज ऑफ आवर सिस्टम, बिकॉज ऑफ आवर एवरीथिंग। तो वो इसलिए वो सब चीज़ों को ना मॉडर्न वे में लिखता है। इसलिए रिलायंस हो, टाटा हो, ये बड़े बड़े कंपनीज इनको लेके जाते हैं कि भाई ये देखो सर, he has worked as a consultant at Ernst & Young, बिग फोर में भी काम किया। ही ऑल्सो सर्व चीफ बिलीफ ऑफिसर एट फ्यूचर ग्रुप। ऐसे ही नहीं लेके जाता, टेड टॉक्स में भी काम किया सर, टेड कॉन्फ्रेंस इन इंडिया, आप लोग जानते हो टेड टॉक, जानते हो ना सर टेड टॉक के बारे में? Yes, अरे वो sir. इंग्लैंड का बड़ा फेमस शो है सर, वो मोस्ट प्रोबेबली टेड टॉक इंडिया, इसके इंडिया में भी चला है, लेट्स टॉक इंडिया। হ্যাঁ, অনেক ইস্যুস নিয়ে কথা বলে। एग्जैक्टली सर। तो ठीक है, ये टीवी नेटवर्क में, टीवी में सीरियल वगैरह होता है ना, ये सब देवों के देव महादेव, ठीक है, ये देवलोक with देवदूत, ये सब उन्हीं का कुछ लिखा हुआ है, वो कंसल्ट भी करते हैं। बेसिकली मैं क्यों बोला आपको जानते हो? बिकॉज ये मॉडर्न वे में आपको बताते हैं, ये आपको मॉडर्न, इनका किताब वगैरह देख सकते हो आप, ये मॉडर्न वे में आपको बताते हैं कि एक्चुअलिटी है क्या। ठीक है, जो पुराने जमाने का, जो वो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता ना, वो पुराने वे में जो गीता वगैरह में ऐसा लगता है क्योंकि धार्मिक बन रहा है, गले में तुलसी का माला डाल के धार्मिक बन रहे, तो आजकल के यूथ को पसंद नहीं है। ठीक है, तो वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्टोरी अलग होना चाहिए, बोलने का तरीका अलग होना चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट को वो री इनबिल्ड किया है, रिवर्ड दिया है। ठीक है, तो ये इनका मेन कॉन्सेप्ट है, जिसके ऊपर डिपेंड करके रिलायंस जैसे मैनेजमेंट को भी वो टॉप क्लास बना रहा है सर। ठीक है, तो सीरियसली मजाक नहीं कर रहा सर, हो सके तो इनका माई गीता पढ़ सकते हो, सीरियसली इनका माई गीता पढ़ सकते हो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, दिमाग ओपन होगा। रिलीजियस बात एकदम नहीं है। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स तो समझ में सर, इंटरनल इकोनॉमिक्स मतलब मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए, मैनेजमेंट का मोरल बूस्ट करना, उनको हमेशा काम के मोटिवेट करना, उनको हमेशा अपने अस्तित्व के बारे में कनेक्ट करना। ठीक है, इसको कॉमर्शियल इकोनॉमिक्स के थ्रू से, फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स के थ्रू से हो सकता है। ठीक है, क्या है ना, सिर्फ पैसा का लालच देके मोरल बूस्ट करना मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, और पैसा देना भी मुश्किल हो जाता है हमेशा, तो फिर मोरल बूस्ट रहे कैसे? ठीक है, ये मैनेजरियल फंक्शंस ना बड़ा ही टिपिकल होता है। एक्सटर्नल मतलब जो बाहरी बात है, इंटरनल नहीं है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक फार्म्स, these are available of all farms in the industry when the scale of production of industry as a whole expands, जैसे कि cheaper raw material and capital equipment, टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी अगर हाईफाई है किसी के पास तो अच्छा चीज बना सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर, जो हमारे देश में बहुत जरूरी है। ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज, बेटर ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग फैसिलिटीज, ये सब गवर्नमेंट के हाथ में है सर। एंसिलरी इंडस्ट्रीज बढ़ेगा, स्किल्ड लेबर, एजुकेशन, जैसे आयन शुरू में बात कर रहा था, स्कूल कॉलेज बंद है, दुर्गा पूजा का पंडाल में क्या होगा? सही बात है ना सर, स्किल्ड लेबर बनाओ, घर में पूजा करो, श्रीभूमि में 5 करोड़ खर्चा मत करो, घर में पूजा करो, नवरात्रि करो, घर में नवरात्र का जो व्रत है वो रखो, पूजा करना है, भक्ति लाना है, कहीं वही में कर सकते हैं। अगर सिर्फ फान करना है
तो फन और पूजा में फर्क होता है। हम लोग तो पूजा कम करते हैं, मजा ज्यादा करते हैं, वो भी फालतू का मजा, कोई मतलब नहीं है, 3 दिन बाद कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है। मतलब वो एक्चुअली ना रीजन ही नहीं पता क्यों पूजा करते हैं, इसीलिए मुश्किल हो जाते हैं। एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज में क्या आ जाएगा सर? However, external diseconomies may arise due to expansion of an industry. An example of external diseconomies in the rise in some factor prices. Moreover, too many firms in an industry at one place may also result in higher transportation cost, marketing cost, high pollution control cost. The government may also prohibit restrict expansion of the industry at a particular place. एक जगह में ज्यादा इंडस्ट्री भी अच्छा बात नहीं है, नेचर को खराब करता है, ठीक है। तो ये सब रीजन पे क्या होता है सर, डिसइकोनॉमीज दिखता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो क्या क्या रीजन इकोनॉमी को बिल्ड करते हैं, क्या क्या रीजन इकोनॉमी को डिस इकोनॉमी बना देते हैं, इसका पूरा रीजंस दिया हुआ है। तो जो प्रोडक्शंस को हैम्पर भी कर सकता है, प्रोडक्शंस को ग्रोथ भी कर सकता है। दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन सर, ठीक है। थ्योरी ऑफ कॉस्ट, मैं आप लोगों को थ्योरी ऑफ कॉस्ट का कुछ क्लासेस शेयर करता हूं, आप लोग थोड़ा सा करो, फिर कुछ कॉन्सेप्ट में मैं क्लास लाइव बताऊंगा, ठीक है सर। तो ये मैं आप लोगों को बता, थ्योरी ऑफ कॉस्ट में कुछ क्लासेस में आपको शेयर करता हूँ, आप लोग एक बार करो, रिसेंटली लिया हुआ क्लास है, ठीक है। कोई डाउट रहेगा या फिर कुछ पॉइंट पे मैं खुद डिस्कस भी करूंगा, ऐसे जैसे मैं बताते रहता हूँ इसी तरह से बता हुआ है सर, दिक्कत होगा नहीं, बट फिर भी मैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट का कुछ क्लास आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। प्रोडक्शन क्लियर है ना? हेलो शाइनी आयन, क्लियर है ना प्रोडक्शन पूरा? यस सर। ठीक है। अच्छा शाइनी, एग्जाम है तुम लोग का, हाँ? मैं कुछ देर बाद क्वेश्चन सेंड करता हूँ। ओके सर। ओके ठीक है सर, इतना ही है फिर आज।